बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ मेज़बान राजा असद अली खान और प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली का सलाम कबूल कीजिए। खेलों का सबसे बड़ा आलमी मुकाबला टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू हो चुका है। ये खेलें 8 अगस्त तक जारी रहेंगी। चीन फिलवक्त गोल्ड मेडल के सिलसिले में सर फहरिस्त है। जापान और अमेरिका भी गोल्ड मेडल के हसूल के सिलसिले में चीन के करीब हैं। पाकिस्तान के 21 साल वेट लिफ्टर तला तालिब ने 68 किलोग्राम कैटेगरी में 5वीं पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान के सिर्फ 10 रुकनी दस्ते ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। इस सूरत हाल पर साबिक खिलाड़ियों और खेल से ताल्लुक रखने वाले तज्जियाकारों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। गुज़िश्ता ओलंपिक्स में पाकिस्तानी दस्ते की शमूलियत के हवाले से तादाद और मयार और ज्यादा गंभीर था। ओलंपिक्स में अब एक उम्मीद जेवलिन में 25 साल अरशद नदीम से है, जिनका ताल्लुक मियां चन्नू से है। वो 4 अगस्त को क्वालिफायर और 7 अगस्त को फाइनल के सिलसिले में बरसरे पैकार होंगे। अब देखना यह होगा कि इनमें जो बेपनाह कुदरती जौहर मौजूद है, किस्मत किस तरीके से इन पर मेहरबान होती है। ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान की मायूस कुन नुमाइंदगी और ओलंपिक एसोसिएशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की सबसे बड़ी तंजीम यानी पाकिस्तान एथलेटिक एसोसिएशन के सदर जनाब जनरल अकरम साहिब से गुफ्तगू करते हैं। जनरल अकरम साहिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमारी पुअर रिप्रेजेंटेशन रही है और जो तैयारी नहीं हो रही, कोविड ने एक उसमें पार्ट प्ले किया है, लेकिन इसके अलावा ये मुसलसल पिछले ओलंपिक्स में भी हमारी सूरत हाल कुछ ऐसी थी, बल्कि इससे भी हमारी पुअर रिप्रेजेंटेशन थी। सारी सूरत हाल में आपका क्या तबसरा है? असद अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह एक अच्छे ऐसे सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं हम, जो कि इस वक्त बड़ा पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए ये सब्जेक्ट बड़ा अहम हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का जो मेगा इवेंट है वो हो रहा है ओलंपिक्स, जो कि आज 4 साल के बाद होता है। अब असल में चूंकि मीडिया हमारा ज्यादा एक्टिव हो गया है, ज्यादा एक्सपैंड हो गया है, तो लोगों को इसकी अवेयरनेस ज्यादा आ गई है। अदरवाइज ये पहली ओलंपिक्स नहीं है कि हम इस हालत में हैं जिसपे लोग परेशान हैं, लोगों को फिक्र हो रही है कि जी 22-23 करोड़ अवाम का ये मुल्क है, तो ये क्या हो रहा है, हमारी ओलंपिक्स में कोई पोजीशन ही नहीं है, या उस लेवल के जो भी वर्ल्ड लेवल के और इवेंट्स हैं। तो इनमें मैं तो बड़ा सीधा और स्ट्रेट कहूंगा कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में 1-2 साहब जो हैं वो पिछले 20-30 सालों से बैठे हुए हैं। जब तक उनको फारिग नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कोई जरा भी आगे नहीं चल सकती, क्योंकि वो स्टैग्नेंट हो गए हैं ना। मतलब जब वो आए थे, अब जनरल आरिफ हसन साहब 18 साल पहले यहाँ पीओए के प्रेसिडेंट बने, तो अगर उन्हें कुछ करना होता पहले 4 साल में, 8 साल में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 2 टेन्योर की, वो कर चुके होते। कभी वो कहते हैं कि जी ये स्पोर्ट्स की प्रमोशन डेवलपमेंट तो हमारा काम ही नहीं, ये तो पीओए का काम ही नहीं है। तो पीओए का काम क्या है, ये तो कोई उनसे पूछ ले। अगर पीओए का काम नहीं है तो घर में बैठे वो जिनका कोई काम समझते हैं, जिन्होंने कोई स्पोर्ट्स के लिए करना है, उनको मौका दें ताकि वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर सकें। तो ये तो मतलब जब से आए हैं, मैं 18 साल की बात कर रहा हूँ, कोई किसी तरह का वर्ल्ड लेवल पे हमारा कोई मेडल नहीं है। और ना सिर्फ ये कि ये खुद से कुछ नहीं कर रहे, ये करने वालों को भी रोक रहे हैं, ये करने दे नहीं रहे। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त एथलेटिक्स फेडरेशन ने जो एक बेस्ट बच्चा उधर भेजा हुआ है जेवलिन थ्रो में, जो पार्टिसिपेट करेगा इंशाल्लाह ताला, और उससे हम मेडल एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी कंपटीशन वाले दिन क्या होता है वो आप भी स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो हम दुआ भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उसकी हमने तैयारी एथलेटिक फेडरेशन ने करके भेजी है, एक जरा बेले का पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का उसमें, बल्कि उसमें कोई हर्डल जरूर डाली है हमारे लिए उन्होंने उसकी ट्रेनिंग में। गवर्नमेंट के नाम पे, यानी गवर्नमेंट तो नहीं, मुल्क के नाम पे ये बाहर से आईओसी और ओसीए से फंड लेते हैं और खुद से इन्होंने मंडवा मेला बनाया हुआ है, जॉय राइड्स हैं, अपने और चंद क्रोनीज को लेके ही चल पड़ते हैं बाहर, और मतलब 1 टके का भी स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए काम नहीं है। आज से कोई 5-6 साल पहले आर्चरी के प्रेसिडेंट भी बन गए जी। इसी तरह इनके साथ एक सेक्रेटरी बैठे हुए हैं खालिद के नाम से, जिनने कभी शायद जिंदगी में बॉक्सिंग को देखा भी नहीं बैठ के, और वो बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट बने फिर रहे हैं। बॉक्सिंग की वर्ल्ड बॉडी ने उनका इलेक्शन ही नहीं माना कि जी आपने जल्द ही सारा काम किया है।
तो ये लोग हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका स्पोर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, इन्होंने कभी गुल्ली डंडा नहीं खेला अपनी सारी जिंदगी में। तो इनसे जब तक आप जान नहीं छुड़ाएंगे तब तक स्पोर्ट्स का कुछ नहीं हो सकता खान साहब। अच्छा जनरल साहब, मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पर देख रहा था कि एक नौजवान है जिसने चार पाइयां एक दो लगाई हुई हैं, हाँ और जी। एक मजमा जो उसको देख रहा है वो उस पे दौड़ता हुआ आता है और छलांग लगा के चला जाता है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि जी। पब्लिक जो है वो बजाय क्रिकेट को देखने के वो इस किस्म के तमाशे देखने में और हौसला अफजाई के लिए भी, अगर मैं वहां पर मौजूद होता तो मैं भी उसको देखता और उसकी हौसला अफजाई करता। सही है। ये ऐसे गौहरे नायाब कहीं आप भी ढूंढे, आपकी फेडरेशन भी ढूंढे। जी। अब मुझे बताएं आगे क्या हो सकता है, जरा आप फिर बुलेट पॉइंट्स में कोई तजावीज दे दें रियासती इदारों को, हुकूमत को, जो इस खेल को और सारी खेलों को ओलंपिक्स के जो प्रीव्यू में आती हैं उनकी प्रमोशन के हवाले से फॉरमोस्ट मेरे ख्याल में फंड्स होंगे। जी जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आज से 3 साल पहले जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इलेक्ट हुए, तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिन लोगों ने इसकी खुशी मनाई वो स्पोर्ट्समैन थे, किसी भी स्पोर्ट के। जी। ये जानते हुए कि वो चूंकि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन है, तो इसलिए वो स्पोर्ट्स की बेहतरी भलाई के लिए बहुत कुछ करेंगे। मैं आपको जाती तौर पे बता रहा हूँ कि मेरे बाहर के वर्ल्ड के एथलेटिक्स वाले लोग, जो कि जाहिर है अदरवाइज भी नजर रखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है और जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, ये उनका नॉलेज है, तो उन्होंने कहा जी आपका प्राइम मिनिस्टर तो स्पोर्ट्समैन आ गया जनसाई साहब, तो आपकी स्पोर्ट्स तो बहुत अभी पाकिस्तान में उठ जाएंगी। हमने कहा जी बिल्कुल से ठीक है, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये ऐसे ही होगा। तब तक जब तक आप डायग्नोज नहीं करेंगे बीमारी को, तो आप वो प्रिस्क्रिप्शन क्या करेंगे, आप उसका इलाज क्या करेंगे। सो पहले तो ये बड़ा जरूरी है जानना कि जी ये गवर्नमेंट की आपने बात की कि उस लेवल पे क्या है, और अब हमारी सजेशन क्या है। हमारी सजेशन ये है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब सब जानते हैं, अभी उनको कोई समझाए कि स्पोर्ट्स के लिए क्या करना है। मैं सिर्फ आपको 2 सिंपल मिसालें देता हूँ कि जी आप कोई उनको क्या समझाएगा। यूं ही वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो एकदम से पीसीबी के चेयरमैन को फारिग कर दिया था ना, और मानी साहब को लगा दिया था। किसने मशवरा दिया उनको? तो वो समझते हैं क्या करना है और उनके पास अथॉरिटी है करने की। इसी तरह पीओए के प्रेसिडेंट को अगर वो समझते हैं कि ये खराबी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं किया, तो किसी को उनको एडवाइस करने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली नोज के क्या करना है। नहीं, ये एक इलेक्टेड बॉडी है, क्या जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है वो इतराज नहीं करेगी कि हुकूमत जो है दखलदर माकूलात कर रही है। बहुत बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया, और ये आम मतलब लोगों को इस चीज का नहीं पता। ये बड़ा अच्छा है कि आपने सवाल किया, और जो कोई हमें सुनेंगे वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। आपको ये पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि जब जनरल आरिफ हसन को 2004 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने यहाँ पे पीओए का प्रेसिडेंट बनाया, तो इसी तरह ही सैयद वाजिद अली शाह साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट थे पीओए के, और वो भी इसी तरह पिछले 20-25 साल इससे थे। इसी तरह आईओसी थी, यही उनकी पोजीशन थी आईओसी में। क्या किया आईओसी ने? किधर है आईओसी? क्या हुआ? ये हमारे सामने है। इसलिए इन दोनों साहब जो मतलब हमारी बड़ी अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, उनको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं। जनरल साहब आपने दूसरी, मैं एक लास्ट बात कर दूं, आपका सवाल बीच में रह जाएगा। दूसरा ये है कि इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर साहब सबका एक फोरेंसिक ऑडिट करवा दें, और मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ, सबसे पहले एथलेटिक फेडरेशन का फोरेंसिक ऑडिट करवा दें। ठीक है जी, मैं वॉलंटियर करता हूँ। और उसके बाद मतलब जाहिर है पीओए सबसे बड़ी है, पीओए का फोरेंसिक ऑडिट करवा दें। यहाँ पे मैंने देखा कुछ लोगों ने कहा, बल्कि आप ही के एक मीडिया पे साहब आए, सलाम करता हूँ उनको और उनके नॉलेज को और उनकी इंटेंट को कि वो क्यों, उन्होंने कहा कि जी इनके पास तो कोई फंक्शन नहीं होता, इनके पास कुछ है ही नहीं है, पीओए के पास कोई फंक्शन नहीं होता। तो आप इमेजिन कर लें, पीओए ने कल परसों एक प्रेस रिलीज दिया है, जब ये सारे लोगों ने कहा कि ये कोई नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा जी हमारा तो ये रोल ही नहीं है। उन्होंने खुद उसमें कहा कि आईओसी ने हमें इसकी तैयारी के लिए इतने डॉलर दिए हैं। उससे आपको समझ लग जाएगी वो डॉलर कहाँ पे गए। मैंने खुद अपना एक बच्चा भेजा है, मुझे तो नहीं पता वो डॉलर कहाँ पे खर्च हुए हैं। हमारे बच्चे को तो किसी ने पूछा भी नहीं आज तक, पीओए के किसी बंदे ने भी, कि तुम ट्रेनिंग कहाँ पे कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा मसला क्या है। कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी से पहले इन फेडरेशंस की जो रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, फंड्स के लिहाज से, वो पूरी की जाए। मतलब आप किसी बंदे को रोटी नहीं दे रहे, उसको आप बोल रहे हैं कि जी आप वेट लिफ्टिंग करें, आप एथलेटिक्स करें, आप रेसलिंग करें, तो वो क्या करेगा? पहले उसको रोटी तो दें, और उसके पास मतलब ग्राउंड तो होनी चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए, उसके पास इक्विपमेंट तो होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज प्रोवाइड करे,
फंड्स दे और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी करे। ये पूरी दुनिया में यही हो रहा है, कोई नई ये साइंस नहीं है किसी को कुछ भी करने की, बस ये करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जनरल अकरम शाही साहब, आपसे गुफ्तगू करके मेरे में भी और हमारे जो रेडियो पाकिस्तान के सामीन हैं बहुत कुछ पता चला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। ये थे जनाब अकरम शाही, सदर पाकिस्तान एथलेटिक एसोसिएशन। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला T20 मैच बारिश की नजर हो गया और इसे मतरूक करना पड़ा। दूसरा T20 मैच हफ्ते को गयाना में होगा। इस सीरीज में इब्तिदा में 5 मैच खेले जाने थे, मगर अब एक मैच को वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश पर खत्म कर दिया गया है। इस सूरत हाल पर साबिक खिलाड़ियों बशमूल साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने एतराज किया है। टूर के हवाले से बात करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब हारून रशीद से। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब। पहला T20 तो वॉश आउट हो गया। लगता है पाकिस्तान का एज रहा उनके ऊपर 85 पर। 9 ओवर जो रीशेड्यूल किए गए थे उन पर महदूद कर दिया। एक तो ये फरमाइए, आप तो ऑपरेशंस को भी डील करते रहे हैं, ये इंजमामुल हक समेत मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने ये जो एक मैच T20 का कम किया गया इस पर नुक्ताचीनी की है, और जो मसाइल वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को दरपेश थे उसके पेश नजर उन्होंने ऐसा किया। एक तो इस पर बताइए, और दूसरा प्रोस्पेक्ट्स क्या है इस T20 सीरीज के। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक चीज समझनी चाहिए कि ये एक तरफा नहीं होता। जो भी डिसीजन होता है ये दोनों तरफ से होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने आपस में बातचीत की होगी, क्योंकि इसमें अनएक्सपेक्टेड हालात हैं कि कोविड की वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और आपको पता है कि ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है वो भी खतरे में पड़, पाकिस्तान का टूर जो वेस्ट इंडीज का है वो भी खतरे में पड़ जाए। लेकिन वो जो भी एक वो प्लेयर था जो कि प्लेयर नहीं था जिसको कोविड हुआ था, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज को अपना वो मैच रीशेड्यूल करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया का, तो उससे हुआ है कि एक दिन ज़ाया हुआ। एक दिन ज़ाया होने की वजह से वो मैच आगे चले गया और फिर इन बिटवीन एक दिन का वक्फा था जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि वेस्ट इंडीज को और उनके प्लेयर्स को थोड़ा सा ये होगा कि हम फौरन T20 के फॉर्मेट में जाना है और एक दिन का मैच खेल के हम कैसे ये कर सकेंगे। तो मे भी ये एक रीज़न था जिसकी वजह से इस मैच को ख़त्म किया गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को ये ज़रूर कहना चाहिए था कि आपको ऑलरेडी आपके जो T20 के प्लेयर्स थे वेस्ट इंडीज के, वो 6 से 7 तो नए प्लेयर्स थे, तो उन्होंने तो आना ही था बारबेडोस में। इनके सिर्फ 4 से 5 प्लेयर्स थे जो वनडे सीरीज खेल रहे थे, जिन्होंने ज्वाइन करना था T20 के स्क्वाड को। सो मे बी अब ये नेगोशिएशन के ऊपर होता है, आप किस तरीके से कन्विंस करते हैं एक दूसरे को। वो शायद प्रॉब्लम नहीं हुआ, और क्योंकि आगे तो टाइम है ही नहीं, क्योंकि हर टीम का अपना अपना शेड्यूल बना हुआ है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो दोनों चीजें हैं कि हालात ऐसे थे कि जिसकी वजह से मजबूरन इस मैच को कम करना पड़ा, जिसे पाकिस्तान ने एग्री किया होगा, अदरवाइज ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि ये बाकायदा बायलैटरल जो सीरीज होती हैं आपस में बातचीत करके तय की जाती है। ऑब्वियसली जो क्रिकेटर्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनके ज़हन में यही है कि जी ये मैच होना चाहिए था, जो कि ज़रूर है, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप से पहले जितने आपके मैचेस थे, इस सब आप तैयारी के सिलसिले में ये मैचेस आपने ऑर्गेनाइज किए हुए, उसमें एक आध मैच भी मिस हो गया, और दूसरा ये ना अगर बारिश की वजह से भी चला गया तो आपको तो मतलब प्रॉब्लम्स तो रही ना। सो ये एक इशू है जिसके ऊपर हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं। लेकिन जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है उसका अंदाजा शायद इन क्रिकेटर्स को नहीं होता, जिसकी वजह से दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने ये तय किया और इस मैच को एक मैच को कम करना पड़ा। पाकिस्तान की आपकी जो बात की आपने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की, देखिए अगर किसी ने भी इसको बड़ा डीपली अगर जायजा लिया है तो 9 ओवर्स में से सिर्फ यानी 54 बॉलों में से सिर्फ वेस्ट इंडीज ने 26 बॉलों का सामना किया। 26 बॉलों उन्होंने 85 रन बनाए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो पावर हिटर्स हैं। और यही चीज पाकिस्तान को अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि आगे भी पाकिस्तान को इसी किस्म की बैटिंग का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिंगल से बिलीव नहीं करते, उनके प्लेयर्स इतने फिट नहीं हैं। क्रिस गेल हो गया या रसल हो गए, या जितने भी और बाकी प्लेयर्स हैं, लुइस हो गए, ये सब डिपेंड करते हैं बाउंड्रीज पे और छक्कों पे। वहां पर पाकिस्तान की फील्डिंग को बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि सारे बॉल तो छक्कों पे नहीं जाएंगे, वही गेंदें बीच में गिरेंगी, और उसके लिए इन फील्डर्स को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि आपने एक रन आउट मिस किया, अगर आप पोलार्ड का वो रन आउट मिस कर लेते तो शायद ये 70 पे ही रहते, लेकिन उसके बाद देखेंगे 2 बॉलों में उन्होंने 3 बॉलों में 2 छक्के और 1 चौके मार के अपने रन को 85 ले गए। 9 ओवर में 85 रन इतने आसान नहीं थे जो हम ये समझ रहे हैं, जिस चीज को देखते हुए जहाँ पर गेंद स्पिन हो रहा था, लो रह रहा था,
और ये देखते हुए कि पाकिस्तान की बैटिंग मुसलसल स्ट्रगल कर रही है, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान ये मैच जीता जाता, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी ज्यादती होती। ऐसा नहीं था, मैच बहुत अच्छा होना था और पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना पड़ती इस मैच को जीतने के लिए। अब दूसरी तरफ अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान के जो बाकी मैचेस हैं वो गयाना में है। अब गयाना में भी जो पिच है वो स्लोअर साइड पे ही होगी, क्योंकि जितना हमने ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज में देखा कि स्पिनर्स ज्यादातर हावी रहे, तो यही एक इशू आएगा वहां पर भी कि बॉल थोड़ा सा लो रहेगा, स्पिन होगा, गेंद फंस के आएगा, तो 150-60 जो रन हैं वो एक ऐसा स्कोर होगा जिसके ऊपर आप फाइट कर सकते हैं और मैच को जीत भी सकते हैं। सिलेक्शन के हवाले से बड़ी एक मौजू मिल जाता है, खासतौर पर मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी खिदमात है नदीम खान की भी और मोइन खान की भी। उनके साहबजादे की फिटनेस के हवाले से और उनकी सिलेक्शन के हवाले से काफी क्रिटिसाइज हुआ है। मैंने उस दिन कमर अहमद साहब से भी ये बात की थी कि ये मुनासिब वक्त नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, उनको खेलनी चाहिए, उनको क्रिकेट खेलना आती है, लेकिन ये वक्त मौजू नहीं था। इसलिए चाहता हूँ कि ये जो इस किस्म के क्रिटिकल इश्यूज हैं, इनमें आप जैसे सीजन्ड लोगों की राय ली जाए कि असल में होना क्या चाहिए था, जो जरा एतदाल से बात करते हैं। देखिए, इसमें मैं एक दो चीजें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आजम खान मोइन खान का बेटा है। दूसरी तरफ उनका जो एक अंकल है या चचा है वो पीसीबी में मुलाजमत कर रहे हैं। तो लामाला तौर पर आम तासुर यही पाया जाता है कि उनका इन्फ्लुएंस होगा, इसकी वजह से उनके बेटे को या उनके भतीजे को टीम में शामिल कर लिया गया। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान की जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पाकिस्तान के पास बिग हिटर्स नहीं। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान का जितना भी सिलसिला इन्होंने अभी ट्राई किया, हैदर अली को ट्राई कर लिया, शोएब मकसूद को भी ट्राई कर लिया, वो तमाम वो प्लेयर्स थे जिन पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत ज्यादा बाउंड्रीज को क्रॉस करने वाले हिट मार सकते हैं। आजम खान क्योंकि आपका अभी 2 से 3 सीजन में खेलना शुरू किया है और उसमें खासतौर पर उनकी पावर हिटिंग ही ज्यादातर जेर बहस आती है, और उसमें जब आप पावर हिटिंग की बात करते हैं उनके दूसरे एस्पेक्ट को आप नजरअंदाज करते हैं, जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें फिजिकल फिटनेस है उनकी, दूसरा फील्डिंग की एबिलिटी है। ये हमें कल भी नजर आया कि एक बॉल उनके करीब से गुजर गया और वो उन्होंने डाइव मारी जो लेट हुई और वो चौका हो गया। हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने एक अच्छी फील्डिंग भी की। अगर हसन अली उसकी उस थ्रो को पकड़ लेते तो पोलार्ड जो है वो रन आउट हो जाते। मेरे अपने नजदीक सिर्फ मुझे इशू सिर्फ ये था कि क्या पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तानी कैप्टन, पाकिस्तान का हेड कोच और पाकिस्तान का जो चीफ सिलेक्टर है, उन्होंने बिल बैठ के आपस में डिस्कस ना किया हो कि क्यों हमें एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है नंबर 6 के ऊपर जो हमें छक्के या चौके मारने का महारत रखता हो। उसमें आपने आसिफ अली को ट्राई किया, आपने इफ्तिखार को ट्राई किया, आपने इसीलिए उनको रखा वो बिग हिटर्स थे। लेकिन वो जब नहीं चले तो आपने सोचा कि चलो एक नए यंग लड़के को जिसको दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा हुआ, सो मे बी एक सरप्राइज पैकेज होता है, बाकी टीमों ने इनको नहीं देखा हुआ होता, तो वो बास प्लेयर्स जो है शुरू के 3-4 मैच जो है वो अच्छा खेल जाते हैं और वो मैचेस जिताए जाते हैं। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो आजम खान का ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी टीम को, चाहे वो कोयटा ग्लैडिएटर से खेले हो या वो श्रीलंका में कोई लीग खेले हो, उनकी बैटिंग से कोई मैच ये जीते हो। तो मेरे नजदीक सिर्फ जो मुझे एतराज है वो ये है कि क्या आजम खान की जो परफॉर्मेंसेज हैं, उन्होंने जिस भी टीम से वो खेल रहे थे, क्या उन्होंने उनको मैचेस जिताए? हाँ, अगर उन्होंने मैचेस जिताए होते तो मैं जरूर कहता कि ओके, ये बहुत अच्छी सिलेक्शन। लेकिन मैं क्रिस गेल की बात करता हूँ। आप मुझे बताएं कि क्रिस गेल जो है इस वक्त आपको फिट नजर आते हैं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नजर नहीं आते। लेकिन आप पिछले अगर 4 से 5 सीरीज में भी अगर उनको देखेंगे या 4 से 5 जो मैचेस में भी देखो, तो उनका 1 आध या 2 इम्पैक्ट ऐसे थे उनकी बैटिंग के जिन्होंने उनकी टीम को मैच जिता दिया। अगर तो ये काबिलियत थी या ये इस किस्म की परफॉर्मेंसेज थी तो मैं समझता कि आजम खान को रहना चाहिए। लेकिन मैं अभी फील करता हूँ जैसे कि भी आपने जिक्र किया, प्री मैच्योर है, अभी बहुत जल्दी है। अभी उनको कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना चाहिए, उनको मैचेस जिताने चाहिए। या तो अगर उनके पास ये फार्मूला है मैच जिताने का, जो 2 आउटिंग्स इनकी की हैं, देखें, एक तो उनको 2 बॉलें मिली, उनमें एक में उन्होंने चौका मार दिया है जो एक मैच खेला, दूसरे मैच में तो वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। यानी उनको यही नहीं पता लग रहा था कि वो, उनको तो लेके गए थे कि ग्राउंड को पार करेंगे और रिवर्स स्वीप और स्वीप करने चले गए। अगर आपको उसका वो मैच याद हो जिसमें इन्होंने खेल के सिर्फ 5 बॉलों पे या 3 या 4 रन बनाए थे और आउट हो गए थे, तो मेरे अपने नजदीक वो इतना कन्विंसिंग नहीं था। लेकिन अब क्योंकि वो लेकर गए हुए मिर्जा उल हक और कैप्टन बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर वसीम, तो आई थिंक अगर उनको बगैर मौका दिए हुए आपने बाहर कर दिया तो ये भी ज्यादती होगी। तो लेट्स सी कि उनके पास कितना टैलेंट है, कितना नहीं है, खिला दें उनको।
इररिस्पेक्टिव ऑफ, आपने खुद ही आपने कहा है जो बात बड़े अरसे से मैं कर रहा था कि आप ऑलरेडी वर्ल्ड कप से पहले आके फिर अपने आप को ऐसी जगह पे पाओगे कि जहाँ आपको शुएब मलिक की याद आएगी, जहाँ आपको वहाब रियाज की याद आएगी, वो अब याद आना शुरू हो गई है। आपने पहले ही इतने वक्त जाया कर दिया, बिल्कुल वर्ल्ड कप आपके सर पे खड़ा है और आपका कॉम्बिनेशन ही तैयार नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने हारून रशीद साहब, आपने बड़ी शेराफिल गुफ्तगू की और आपका तजर्बा कराना मुशाहिदा जो है मुजाहिर है कि सेकंड टू नन है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब हारून रशीद। और अब सिलसिला है चंद यादें चंद तासुरात, और इस सिलसिले में हम पाकिस्तान के सीनियर कौमी क्रिकेटर जनाब सुल्तान महमूद से क़याम पाकिस्तान से कुछ पहले और बाद की क्रिकेट के हवाले से यादें और तासुरात जानते हैं। आज इस सिलसिले का 8वां हिस्सा पेश खिदमत है। अच्छा, अब सर एक और चीज है, कुछ सवाल अभी हाल ही में दिलीप कुमार साहब की डेथ हुई है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक सोशल मीडिया पर तस्वीर बड़ी घूम रही है जिसके अंदर लाहौर की टीम गई हुई है, गालिबन रावी जिमखाना, बॉम्बे में महबूब स्टूडियो के बाद दिलीप कुमार साहब के साथ एक ग्रुप फोटो है। उस तस्वीर में जो जो लोग शामिल हैं या उस टीम में जो जो लोग शामिल थे, इनके बारे में कुछ आपको याद है? ये 61 में ये टीम गई है, मेरा ख्याल है रावी जिमखाना ही था। इम्तियाज कप्तान था टीम का, नजर मोहम्मद, नजर इम्तियाज, ये सारे रावी की तरफ से खेलते थे। और इसमें फारूक कादरा था, रफी नसीम गया होगा यकीनन, क्योंकि रफी नसीम सेक्रेटरी भी था उसका जिमखाने का, रावी जिमखाने का। रफी नसीम एज ए क्रिकेटर तो कभी भी नहीं खेला था किसी टीम की तरफ, और ऑर्गेनाइजर भी होता था रफी। एक साहब हुआ करते थे विकेट कीपर थे, वो भी टीडी मलिक, ताजुद्दीन मलिक, वो गया, वो फौत हो गया बेचारा, बड़ा अच्छा बंदा था, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से था जी। उनका इंतकाल 1982 में हुआ। हाँ, हार्ट फेल हो गया। वो भी इंग्लैंड में लॉर्ड्स क्लब में खेलते थे, फिर रावी जिमखाना की तरफ से भी उन्होंने क्रिकेट खेली, नॉर्दर्न इंडिया की तरफ से भी कुछ क्रिकेट खेली उन्होंने। अच्छा, ये फरमाए कि फिर ये टीम गई और मेरे ख्याल में ये सब लोग आन फिल्म की शूटिंग हो रही थी महबूब स्टूडियो के, वहाँ शूटिंग भी देखी। और इनका मेरे ख्याल में वलीन शौक ये होगा कि एक तो क्रिकेट खेलेंगे, दूसरा चले वहाँ पे फिल्म के लोगों से, दिलीप कुमार साहब से भी मुलाकात हो जाएगी जो कि खुद भी क्रिकेटर थे और क्रिकेटर से उनकी बड़ी दोस्तियां थी। अच्छा, आप तो ये बताएं कि लाहौर में जो स्कूल थे, स्कूल क्रिकेट के बारे में बताएं कि मुस्लिम मॉडल का क्या था और बाकी जो स्कूल थे उनकी टीमें कैसी थी, इनके आपस में मुकाबले कैसे होते? देखिए, मजांग स्कूल था, वहाँ क्रिकेट रेगुलर होती थी, नेट मजांग है बिल्कुल। उसके अलावा सेंट्रल मॉडल स्कूल था, उनकी अपनी ग्राउंड थी, वहाँ नेट लगता था, रेगुलर मैचेस होते। बाकी जो स्कूल थे उनकी ग्राउंडें नहीं थी इतनी कि वो कोई शेरा वाला स्कूल है, वो मिटो पार्क खेलते थे जाके, इस तरह से। और जो स्कूल थे मुस्लिम मॉडल, ये भी मिटो पार्क में खेलते थे। एक मुस्लिम हाई स्कूल होता इस्लामिया कॉलेज के बैक साइड के ऊपर, कुछ लड़के वहां से भी क्रिकेट खेलते थे। लेकिन एक चीज है कि उस वक्त बाकायदा टूर्नामेंट होते थे स्कूल के मैच देखने के लिए लोग आते थे कि जी मजांग स्कूल है तो मजांग के ही लड़के सारा मजांग ही आया हुआ मैच देखने के लिए। मजांग ने प्रोड्यूस किए हैं वकार हसन, महमूद हुसैन, खावर भट्ट, यानी मजांग में जो लोग रहते थे वो सारे मजांग स्कूल की तरफ से आते थे। ये एक्शन कॉलेज में बताएं कि उधर से जो क्रिकेटर्स थे, जिसमें आपके दौर में जाहिर है कि माजिद खान भी होंगे, इमरान खान का दौर तो आपके बाद में हुआ, लेकिन और भी क्रिकेटर जावेद जमान वगैरह भी आपसे पहले के होंगे, उसी दौर के होंगे, तो इनकी भी अच्छी क्रिकेट होती। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सारे बाद में आए। माजिद तो मैंने देखा है अपना डॉक्टर जहांगीर खान का हाथ पकड़ के दुकान में मैच देखने के लिए आया हूँ, तो छोटा था, निकलता नहीं हुई। बहरहाल ये उस वक्त जो निकले हैं एचएसएन कॉलेज से, उनमें जुल्फ़िकार बुखारी था, इफ्तिखार बुखारी था, फिर एक हयात, पता नहीं क्या नाम था उसका, सरगोदर से थे वो, अपना वो उनकी रिश्तेदारी थी सर सिकंदर याद फैमिली। अच्छा जी। तो ये इस तरह के लोग थे, वो इनमें से कोई भी बड़ी क्रिकेट नहीं खेले। और जावेद बर्की एक्शन कॉलेज से नहीं खेलते, ये सारे बाद में आए। अच्छा, सब बाद में आए। एक बात मैं आपको बता दूं कि जावेद बर्की या तो बना गवर्नमेंट कॉलेज जाके या फिर इंग्लैंड में जाके बना, उससे पहले ऐसी बात नहीं थी। अलबत्ता माजिद जो था, ये अपना
एचएसएन कॉलेज की तरफ से खेलता था या फिर जिम्हाना की तरफ से खेलता था? अगर मैं आपसे कहूँ, मैं कुछ 4-5 क्रिकेटर्स के नाम तो जो जिनका स्टाइल कहते हैं बड़ा अच्छा था, ग्रेस बड़ी थी, जिसमें जहीर अब्बास हैं, जिसमें माजिद खान है, जिसमें कहते हैं स्क्वायर ड्राइव बड़ी अच्छी और हुक बड़ी अच्छी करते थे, हनीफ मोहम्मद है। बाद में कुछ क्रिकेटर है जो बड़े स्टाइलिश थे, जिसमें रमीज भी शामिल है, रमीज राजा भी, जिनका बड़ा अच्छा स्टाइल था, बड़ा दिलकश स्टाइल था। सलीम मलिक का स्टाइल बड़ा स्टाइलिश थे वो भी। अब जरा मुझे बताएं कि जिस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसका बड़ा दिल को लुभाने वाला अंदाज हो, जिसकी शॉट मेकिंग बड़ी शानदार हो, बड़ी ग्रेस हो, आपने अपनी लाइफ टाइम में वो कौन सा ऐसा क्रिकेटर जो आपके बड़ा करीब हो इतिहास? देखिए, ये जिनके आज में सब नाम लिए हैं ना, उनमें मैं जहीर अब्बास का नाम नंबर 1 रखता हूँ। अच्छा। इसके अलावा जो मैंने देखे हैं क्रिकेटर या जिनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला, उनमें मकसूद बड़ा ग्रेसफुल था, नजर मोहम्मद बहुत ग्रेसफुल था, हनीफ बहुत उसकी टेक्निक बहुत अच्छी थी, लेकिन इतना ग्रेसफुल नहीं था जितना कि जहीर अब्बास था। अच्छा, माजिद खान साहब का जो पोस्चर था, जो खड़ा होने का स्टांस था और जो फिनिशिंग थी, वो भी बड़ी बड़ी ग्रेसफुल थी मेरे ख्याल में। वो अपनी जात में एक अलग सी शख्सियत। माजिद बहुत अच्छा बैट्समैन, बड़ी ग्रेस से खेलता था, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए ना तो उसमें किसी न किसी को सिलेक्ट करना पड़ता है कि ये ज्यादा अच्छा। हाँ, ठीक। इसमें पर्सन टू पर्सन आप कह सकते हैं कि फर्क हो सकता है। वैसे इम्तियाज साहब को, क्योंकि मेरे वालिद के वो दोस्त थे, उनको नॉकिंग करते हुए देखा, मैंने आपको भी नॉकिंग करते हुए देखा। यानी उस वक्त जब आप मतलब एक्टिव क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे, लेकिन वो मैंने आपको खेलते हुए देखा। और वैसे एलसीसी ग्राउंड में आपको भी देखा मैंने। तो मन्ने खान साहब जो अंपायर थे उनको बॉलिंग करते हुए देखा। खान मोहम्मद साहब से, क्योंकि मैंने कोचिंग हासिल की है, लिहाजा मैंने उनको हल्की बुल्की बॉलिंग करते हुए देखा है। बाकी माजिद खान साहब को और जहीर अब्बास को तो मैंने बहुत देखा है, और क्या बात थी इनकी। हनीफ साहब का दौर पहले का दौर था। बड़े ये इतिहास है, हमने शॉट मेकर बाकमाल पैदा किए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, ये अब आप मुझे बता दीजिए, आपने महमूद हुसैन को देखा, खान मोहम्मद को देखा, फजल महमूद साहब को देखा, ये कुछ फजल साहब की वजह से महमूद हुसैन और खान मोहम्मद जो हैं ये कुछ ओवर शेडो नहीं हो गए? नहीं, देखिए मैं एक चीज बताऊँ आपको, उस वक्त इस तरह की बातें नहीं अच्छी था खेल में। उस वक्त ये था कि जो भी बंदा खेल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है, अपनी तरफ से नहीं खेल रहा। फजल महमूद का एक अपना मुकाम था, वो उसका स्टाइल डिफरेंट था, महमूद हुसैन का स्टाइल डिफरेंट था, खान मोहम्मद का स्टाइल डिफरेंट था, तीनों अपनी अपनी क्लास में टॉप क्लास। क्या अगर इम्तियाज साहब फर्ज करें अगर वो क्रिकेट ना खेल रहे होते तो क्या आप उतनी ही क्रिकेट खेल जाते जितनी इम्तियाज अहमद साहब ने खेली है? देखिए, मैं आपका आज पहली दफा जवाब देने लगा। सवाल तो मुझे बड़े हुए हैं कि आप इम्तियाज को प्रेफर किया गया, आपको नहीं पूछा। इम्तियाज बहुत बड़ा क्रिकेटर, बहुत बड़ा बैट्समैन था, बहुत बड़ा विकेट कीपर। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, 1952 में जब हम इंग्लैंड गए हैं पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ, इम्तियाज को गेंद बल्ला लग गया था चेहरे पे। ये विकेट कीपिंग कर रहा था, खालिद राजुल्लाह बैटिंग कर रहा था। उसने स्वीप की है, वो मिस कर की, उसने इसके चेहरे पे बल्ला लगा। इसने कहा कि आज के बाद मैंने विकेट कीपिंग नहीं करी। बहरहाल इंग्लैंड गए, थ्रू आउट दी टूर मैंने विकेट कीपिंग की है। उस टूर पे जो टीम गई है उसका बाद बंदा, एक मैं जिंदा हूँ, एक ऐसा रहमान जिंदा है। रहमान से आप पूछ सकते हैं कि क्या उस टूर के ऊपर किसी ने ये कहा कि इसकी बैटिंग ठीक नहीं थी या इसकी विकेट कीपिंग ठीक नहीं थी? किसी को एहसास नहीं हुआ कि जी इम्तियाज विकेट कीपिंग नहीं कर रहा, तो ये कहा विकेट कीपर फकर के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर फर्क इम्तियाज ना होता या ना खेल क्रिकेट में होता तो मैं डेफिनेटली खेल। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इम्तियाज साहब से भी किसी ने सवाल किया था ये, और उन साहब ने मुझे बताया कि सुल्तान महमूद साहब के बारे में ये बात बताएं, तो उन्होंने कहा कि यार मैं जो है सा। ये थे जनाब सुल्तान महमूद। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आइंदा प्रोग्राम में भी जारी रहेगा। सामीन कराम, 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में भारत के जालिमाना और जाबराना कब्जे के खिलाफ यौम एहतसाल मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में रेडियो पाकिस्तान ने खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। इसके साथ साथ कश्मीरियों से यगानगत और यकजहती के हवाले से पैगामात नशर किए जा रहे हैं, जिनमें मौजूदा और साबिक खिलाड़ी भी पेश हैं। हमें और आपको मिलजुल कर कश्मीरियों के हक
और भारत के कश्मीर पर गाज़िबाना कब्जे के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। ये हमारी इंसानी, मजहबी और कौमी जिम्मेदारी है। इस खसूसी पैगाम के साथ ही स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।